So let's start with its part 2. मैं आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दैट देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स. इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं. एक तो ऑफिस बॉय है और दूसरा कोथामंगलम सुब्बू. फिल्म मेकिंग must have been and so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave directions and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. सुब्बू इतना ज़्यादा, मैंने आपको बताया था भी फर्स्ट पार्ट में कि जो सुब्बू है जो एक यहाँ पर काम करने वाला है, मिस्टर वासन जेमिनी जो स्टूडियो के क्या हैं चीफ हैं, और जो सुब्बू है उसको सेकंड माना जाता है बिकॉज वो कैसा है, बहुत चीयरफुल नेचर का है और वो बहुत क्रिएटिव है और सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उसके पास हैं और वो हमेशा अपने जो चीफ है उसके एडवांटेज के लिए सोचता है. तो यदि फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन, निश्चित रूप से वो क्या रही है, इट वॉज सो ईजी, बहुत आसान थी सुब्बू के साथ में. मतलब जो चीफ थे उनके लिए बहुत आसान था कि वो सुब्बू के साथ इतना एक सिंसियर वर्कर था उसके साथ जो फिल्म मेकिंग था उनके लिए बहुत आसान था. विद ए मैन लाइक सुब्बू, सुब्बू के जैसे आदमी के साथ अराउंड, एंड इफ़ यदि किसी के पास सुब्बू जैसा व्यक्ति हो, एंड एवर देयर वॉज ए मैन हु गेव डायरेक्शंस, ये एक इस प्रकार का भी व्यक्ति था कई बार जो क्या दिए थे, इसने निर्देशन भी दिए थे, एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज, और एक परिभाषा दी थी इसने जेमिनी स्टूडियो को, एक नाम दिया था ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, उसके सुनहरी वर्षों में, जो मतलब उसके बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस ईयर्स थे जिसमें इसने बहुत नाम कमाया था. इट वॉज सुब्बू. वो कौन व्यक्ति था, वो था सुब्बू. सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी. सुब्बू की इस जेमिनी स्टूडियोज़ में एक अलग सेपरेट पहचान थी एज ए पोइट, एक कवि के रूप में भी. वो एक कवि भी था, एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स. उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि वो निश्चित रूप से उसके अंदर ये योग्यता थी कि वो डिफ़िकल्ट और उच्च स्तर के लोगों के लिए क्या करे, वो बना सकता था पोइट्री. ही डेलिबरेटली नोइंगली चोज टू एड्रेस इज पोइट्री टू द मासेस. लेकिन उसने अपने जेमिनी स्टूडियोज़ का भला देखते हुए क्या किया, अपनी इस जो उसके अंदर क्वालिटी थी उसको उसने नहीं निखारा, आगे नहीं लाया, और उसने जानबूझ करके क्या किया, वो किसको संबोधित करता था, ऐसी पोइट्री को जो आम जनता के लिए हो. मतलब वो अपने लिए अपने बारे में कम सोचता था, अपने मालिक के बारे में ज़्यादा सोचता था. हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवर शैडोड एंड ड्रॉप्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट. उसकी जो सफलता थी फिल्म में, उसने उसको दबा दिया किसकी, और बौना कर दिया उसके लिटरेरी अचीवमेंट्स को, उसके जो साहित्यिक उपलब्धियां थी उनको, क्योंकि वो एक बहुत टैलेंटेड क्या था, पोइट भी था. और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसे जो उसके आलोचक हैं उन्होंने ऐसा महसूस किया था कि इसने अपना जो पोइटिक टैलेंट है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी. ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स. उसने वास्तव में रची क्या, बहुत सारी ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स रची, बहुत सारी कथा काव्य रचे इन फॉक रिफ्रेन. फॉक रिफ्रेन मीन्स लोक गीत उसने जो रचे, एंड डिक्शन जो उसका शब्द चयन था, एंड ऑल्सो रोट ए स्प्राउलिंग नॉवल. उसने एक बड़ा एलोब्रेट विस्तृत नॉवल उपन्यास भी लिखा जिसका नाम था थिलाना मोहनम बाल. ये इसके उपन्यास का नाम था जो इसने लिखा था. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना टैलेंटेड था. एक तो चीयरफुल था, फिर उसके साथ ये क्या था, इसके पास हमेशा बहुत क्रिएटिविटी थी. दूसरा ये क्या था, हेल्पिंग नेचर था. और फिर इसके बाद इसके ही वॉज ए पोइट, और पोइट भी बहुत हाई स्टैंडर्ड का. और थिलाना जो इसकी नावल है, जो उपन्यास है, वॉज विद डजन ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड करेक्टर्स. और इसमें क्या किया था इसने, जो ये उपन्यास रचा था, इसमें दर्जनों जो बड़े स्किलफुली जो इसने जो करेक्टर्स थे उसके उनको दर्शाया था. He quite successfully recreated the mood and manner of Devdasis of the early 20th century. और इसने 20वीं शताब्दी में जो शुरू में देवदासीज हुआ करती थी उनके जिसको मूड को, उनके भाव और उनके तौर तरीके को किसके बड़े सक्सेसफुली तरीके से, सफल तरीके से चित्रित किया था. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर. और वो एक इसके साथ साथ कवि था, उसके साथ साथ एक और प्लस पॉइंट था उसका, ही वॉज अमेजिंग करेक्टर. वो एक शानदार जो एक्टर था, है ना, वो एक एक्टर भी था, अभिनायक भी था.
ही नेवर एस्पायर्ड, उसने कभी भी ये इच्छा जाहिर नहीं की, डिज़ायर्ड टू द लीड रोल्स, कि उसको भाई इतना अच्छा अमेजिंग एक्टर है तो उसको लीड रोल्स मिले, बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इफ़ एनी वन ऑफ फिल्म्स, कहते किसी भी फिल्म में यदि उसने सेकेंडरी रोल भी किए, ही परफॉर्म्ड बेटर, उसने उन लोगों से जो मेन कैरेक्टर होता था, मेन एक्टर होता था, उससे भी बेटर काम किया दैन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, जो मेन प्लेयर्स से उम्मीद की जाती थी। मतलब वो इतना अच्छा टैलेंटेड एक्टर भी था। ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनी वन, उसके अंदर एक सच्चा प्यार था हर एक व्यक्ति के लिए। ही केम अक्रॉस, जिससे भी वो मिलता था। एंड हिज हाउस, और जो उसका घर था, वॉज ए परमानेंट रेजिडेंस, वो क्या था, लोगों के लिए परमानेंट रहने का घर था, स्थान था, फॉर डजन्स, दर्जनों लोग उसके यहाँ रहते थे, ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस, पास के और दूर के रिश्तेदार, एंड एक्वेंटेंसेस उसके परिचित, मतलब वो लोगों को अपने घर में रखता भी था और उनकी देखभाल भी करता था। इट सीम्ड अगेंस्ट Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. और ये उसके सुब्बू के नेचर के, जो उसका एक प्रकृति थी, जो उसके विरुद्ध था, कि वो इस बात पर सचेत हो कि वो इतने लोगों को फीडिंग कर रहा है, मतलब भोजन करा रहा है और उनकी सहायता कर रहा है। उसको ये भी अच्छा नहीं लगता था कि वो इस बारे में भी सचेत हो, मतलब उसको लोगों की हेल्प करने के साथ साथ लोगों को अपने घर रखना, सहारा देना, उनको खाना खिलाना भी अच्छा लगता था। सच ए चैरिटेबल, सच ए जेनरस, इतना उदार किस्म का जो ये व्यक्ति था, एंड इम्प्रोविडेंट और एक्स्ट्रावेगेंट मैन जो ये था, एंड यट ही हैड एनिमीज। भाई आप सोच सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो इतना पॉजिटिव जिसमें क्वालिटीज़ हों, उसके बाद भी इसके बहुत सारे दुश्मन थे। ये हैरानी कर देने वाली बात है। वॉज इट बिकॉज, ऐसा कारण था, क्या था, ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस। जो राइटर हैं अशोकामित्रन, वो ये सोचते हैं कि शायद से इसलिए था क्योंकि वो बहुत इंटीमेट था, वेरी क्लोज था, बहुत उनके नज़दीक था और बहुत ख़ास था किसका, बॉस का। हो सकता है लोग इस बात से उससे जेलस करते हों। और वॉज इट जर्नल जैमनो, इसका एक तो ये था, और हिज जर्नल बिहेवियर एंड रिजेंबल्ड ए साइकोफेंट्स, या लोग इसको समझते थे कि यह चापलूस है। अशोकामित्रन कैसे सोचना, ये कारण हो सकते हैं, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया इस पर। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या उसके अंदर एक क्वालिटी थी, वो हमेशा तैयार रहता था अच्छी बातें बोलने के लिए, किसी एवरीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहता था। इन एनी केस, किसी भी मामले में, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट मोस्ट हॉरिबल थिंग्स फॉर सुबू। इतनी सब क्वालिटीज़ होने के बाद में भाई वो क्लोज भी था बॉस का, और लेकिन ये जो सुब्बू से जो जेलस रखने वाला व्यक्ति था, वो कौन था, ऑफिस बॉय। मेकअप डिपार्टमेंट में जो हु वुड विश, जो चाहता था कि इसका सबसे बुरा हो जाए, वो कौन, किसका, सुब्बू का। ये चाहने वाला कौन था, ऐसा गलत सोच रखने वाला था, ऑफिस बॉय। यू सॉ, आपने देखा, सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, सुब्बू हमेशा कहाँ देखा जा सकता था, बॉस के साथ। बट इन द अटेंडेंस रोल्स, लेकिन उपस्थिति पत्रक में ही वॉज ग्रुप्ड अंडर ए डिपार्टमेंट कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट, लेकिन उसको जो दिखाने के लिए किस में ले रखा था, उसको समूह में बांटा गया था, किस में, डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में, उस विभाग में जिसको स्टोरी डिपार्टमेंट कहते हैं। कंप्राइजिंग ए लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स, जिसमें उसके अलावा कौन थे, लॉयर था, एक वकील था, और एक सभा थी किसकी, लेखकों की और कवियों की। द लॉयर वॉज ऑफिशियली ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज लीगल एडवाइज़र, और जो इस स्टोरी डिपार्टमेंट में जो वकील था, वो किस तरीके से जाना जाता था, ऑफिशियली इसको जाना जाता था कि वो क्या है, एक लीगल एडवाइज़र है, कानूनी सलाहकार है। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर आदमी उसको उसके विपरीत ही बताता था। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बार क्या घटना घटी, एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस जो यहाँ काम करने आई थी जेमिनी स्टूडियो में, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल भी थी, मूडी थी। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार क्या हुआ, उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो ज़ोर ज़ोर से बोलना उसने चालू कर दिया सेट पर ही। वाइल एवरीबडी स्टूड स्टन, हर आदमी हैरान रह गया। द लॉयर क्वाइटली सोच्ड कि भाई ये कैसे ऐसे
इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रही है गुस्से में। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। और जो लॉयर था जिसको लीगल एडवाइज़र माना जाता था, उसने चुपचाप से क्या किया, रिकॉर्डिंग जो उपकरण था उसको ऑन कर दिया, चालू कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, जब उसका थोड़ा गुस्सा कम हुआ उस एक्ट्रेस का, जो टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, तो जब उसने थोड़ी देर के लिए जब उसने सांस ली अपने गुस्से को कम किया बोलने से, द लॉयर सेड टू हर, लॉयर वकील उससे बोला, 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट मैडम, द एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग। और उसने वो रिकॉर्डिंग चला करके दिखा दी, जो उसकी गुस्से में जो संभाषण था उसको सुना दिया। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग थिंकिंग समवन सीम्स गिल्टी। ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए कोई व्यक्ति अपने आप को दोषी माने। अनमेंशनेबली दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। फॉल अबाउट द एक्ट्रेस, ऐसा कुछ नहीं था कि एक्ट्रेस ने कुछ गंदा बोला था, वायलेंट स्पीच दी थी कुछ अगेंस्ट द प्रोड्यूसर के विरोध में, ऐसा कुछ नहीं था। उसने ऐसे ही जनरली बोला था, लेकिन प्रोड्यूसर के अगेंस्ट में, विरोध में कुछ नहीं बोला था। बट व्हेन शी हर्ड द हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, परंतु उस एक्ट्रेस ने जब उस अपनी आवाज़ को उस साउंड इक्विपमेंट में उपकरण में सुना, शी वॉज स्टक डाउन, वो एकदम हैरान हो गई और घबरा गई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, क्योंकि वो एक विलेज की लड़की थी। शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, उसने इस संसार की जो विभिन्न जो स्थितियाँ उनका कभी उसको अनुभव नहीं हुआ था। दैट जनरली प्रिसीव a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into। अब उसको क्या लगा, उसको ऐसा महसूस हुआ क्योंकि उसने कभी भी कोई इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर या ऐसे कोई भी पहले उसके सामने कोई ऐसी स्थिति नहीं आई थी, उसने अपने आप को बहुत ही इसमें पूरी तरीके से अपने को उलझा हुआ पाया। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, वो कभी भी उस भय से बाहर नहीं निकल पाई। शी फेल्ट दैट डे, जो उसने फील किया था उस दिन, उसको डर लग गया कि भाई मैंने प्रोड्यूसर के लिए ऐसा बोल दिया है, अब कैसा ना हो कि मुझे इसमें से निकाल दिया जाए, तो उसका कैरियर ही चौपट हो गया बेचारी का। दैट वाज द एंड ऑफ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर। वो बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी, उसके कैरियर का अंत हो गया। किसकी वजह से? लीगल एडवाइज़र की बेवकूफ़ी से, क्योंकि उसने उसकी जो थोड़े से गुस्से में जो संवाद हुआ था उसको उसने रिकॉर्ड कर लिया था और उस रिकॉर्डिंग को सुना दिया था उसे। वो डर गई और उसने काम छोड़ दिया। हु वॉज ऑल्सो ए मेम्बर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो लीगल एडवाइज़र था ये भी इस स्टोरी डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति था। हैड अनविटिंगली मीन्स फुलिशली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड। और इस तरीके से इसकी बेवकूफ़ी ने क्या ला दिया था, उस जो टैलेंटेड लेडी थी उसके जो कैरियर का सैड एंड हो गया, उसका कैरियर चौपट हो गया, मतलब उसको काम छोड़ दिया उसने। while every other member of the department wore a kind of uniform। अब बता रहे इस जो डिपार्टमेंट में है एक ख़ास तरीके की लोग विचारधारा वाले थे और ख़ास तरीके की यूनिफॉर्म पहनते थे, सभी एक जैसी ड्रेस पहनते थे। खादी धोती, वो लोग खादी धोती पहनते थे विथ स्लाइटली ओवर साइज्ड एंड क्लमजीली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट। और वो उसके साथ क्या पहनते थे? खादी धोती, और उसके साथ बड़े से साइज़ की एक भद्दी से सिली, ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं सिली, फाइन तरीके से ऐसी वाइट खादी की शर्ट पहनते थे। द लीगल एडवाइज़र वोर पैंट एंड ए टाई एंड समटाइम्स ए कोट। कहते जो लीगल एडवाइज़र था ये अपने आप को अलग बना के रखता था, ये अपने आप को क्या करता था, ये पैंट पहनता था, टाई लगाता था और कई बार ये कोट भी पहनता था। तो ये इस डिपार्टमेंट के जितने दूसरे लोग थे उन सब से इसकी अलग थलग पड़ गया। दैट लुक लाइक ए कोट ऑफ मेल, और ये ऐसा लगता था जैसे कि बुरे तरीके से सूटेड बूटेड है। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अक्सर उसको देखा जा सकता था अकेला और असहाय, ऐसा महसूस करता था। ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, उसके जो तर्क होते थे वो भी जो क्राउड ड्रीमर्स थे उनसे अलग थे। ए न्यूट्रल, क्योंकि इन डिफरेंट मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीटीज एंड खादीटीज, क्योंकि जो इस डिपार्टमेंट में अधिकतर जो लोग थे वो क्या करते थे, वो सभा कैसी थी, गांधी के जो बिलीव करते थे, गांधी जी के प्रिंसिपल्स पर, और खादी को पहनने वाले थे। और ये इनडिफरेंट था, ये उन सब से कैसे था, ये बिल्कुल न्यूट्रल था। क्राउड ड्रीमर्स, और जो वो like so many others of those who were close to the boss,
Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film and thought a lot of raw stock and pancake were used on it. Not much came to the film. Like so many of those, ऐसे कई सारे लोग थे who were close to the boss, जो बॉस के बहुत नज़दीकी थे. He was allowed to produce, उसको एक फिल्म प्रोड्यूस करने की परमिशन दी गई. एंड दो ए लॉट ऑफ रॉ स्टॉक ऑफ पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, हालांकि उसने इसमें बहुत ज़बरदस्त मेकअप कराया लोगों को. नॉट मच केम टू द फिल्म, लेकिन उस फिल्म को इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली. देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट. एक दिन क्या हुआ, जो बॉस थे वासन, मिस्टर वासन, उन्होंने क्या किया, स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया. एंड दिस वॉज परहैप्स, और संभवतः ये इसलिए हुआ था, द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर ए लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम. क्योंकि जो ये एक ऐसा उदाहरण था जो ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब एक लॉयर ने अपना जो जॉब है, जो अपना वर्क खो दिया था. क्योंकि क्या कारण से हुआ था, पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि इसके द्वारा पोइट्स को कह दिया गया था भाई घर जाओ. स्टूडियोज वॉज द फेवरेट हॉन्ट of poets like S.T.S. Yogio, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय. और ये बड़े फेमस जो आपके क्या थे, ये पोइट्स थे. ये स्टूडियोज़ में अक्सर इनकी फेवरेट हॉन्ट, इनका ये फेवरेट प्लेस था जिसको ये विज़िट करते थे, मतलब आते थे यहाँ पर. इट हैड एन एक्सीलेंट मैस विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी ऑल द टाइम ऑफ द डे एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ नाइट. और इनको क्या होता था यहाँ पर, क्या होता था इस जैमनी स्टूडियो में, इस ऑफिस में इनको मोस्ट ऑफ द टाइम कॉफ़ी अवेलेबल हो जाती थी. दोज वर द डेज, ये उन दिनों की बात है, व्हेन कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन ऑफ एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी. ये उस समय की बात है जबकि बैनिंग थी, कांग्रेस का रूल था. उसका मतलब ये था कांग्रेस का कि भाई वो कोई भी लोग ना इस तरीके से एकत्र नहीं होंगे. प्रोहिबिशन ऑफ द मीटिंग पर जो निषेध था, ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट. अब यहाँ पर ये लोग मिल जाते थे, इनके लिए इनको ज़्यादा ये संतुष्ट कर देने वाला मतलब और मनोरंजक लगता था यहाँ पर एक कप कॉफ़ी पीना. बारिंग द ऑफिस बॉयज़ एंड ए कपल ऑफ क्लर्क्स, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो रेडिएटेड लेजर ए प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री. कहते हैं यहाँ पर जो था, लिविंग द ऑफिस बॉय को छोड़ करके, बॉयज़ को छोड़ करके, एक तो ऑफिस बॉय हो गया, दूसरा हो गया सुबू एंड द कपल ऑफ क्लर्क्स, और कुछ दूसरे थोड़े क्लर्क्स थे. एवरीबडी एल्स, इनमें से हर थे एवरीबडी एल्स, जो भी कोई था एट द स्टूडियोज़ में, रेडिएटेड रिफ्लेक्टेड लेज़र, उसको ऐसा लगता था कि जैसा कि वो मतलब उसको आराम से वक्त मिल जाता है. ए प्री रिक्विजिट फॉर द पोइट्री, और जो क्या था, एक पोइट्री के लिए पहली मांग थी कि भाई थोड़ा समय खाली मिले. मोस्ट ऑफ देम वो खादी एंड वर्शिप गांधी जी. इसमें से जो इस डिपार्टमेंट में काम करते थे, स्टोरी डिपार्टमेंट में, इसमें अधिकांशतः लोग खादी पहनते थे और वर्शिप्ड गांधी और गांधी जी के भक्त थे. बट बियॉन्ड दैट, इससे ज़्यादा नहीं, दैट दे हैड नॉट फेंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड. थोड़ी सी भी उनके अंदर कोई और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं थी राजनीति को लेकर के. केवल बस वो गांधी जी के वर्शिपर थे और खादी पहनते थे, यही चीज़ थी उनमें, और ज़्यादा वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे. नेचुरली दे वर ऑल एवर्स द टर्म ऑफ कम्युनिज्म. और इससे पता चलता है कि जब वो गांधी जी के वर्शिपर थे तो ये सब लोग क्या थे, अपोज करते थे किसका, कम्युनिज्म का, साम्यवाद का. ए कम्युनिस्ट वॉज ए गॉडलेस मैन. उनके अनुसार जो कम्युनिस्ट व्यक्ति है वो क्या है, वो एक गॉडलेस मैन है, जिसके अंदर क्या है, भगवान. गॉडलेस मैन मीन्स जिसके अंदर कोई दया नहीं है, काइंडनेस नहीं है. एंड ही हैड नो फिलियल सन और डॉटर और कॉन्जुगल लव. और ऐसा व्यक्ति जिसके लिए ना तो कोई बेटा होता है, ना कोई बेटी होती है, और ना ही उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस होती है मैरिटल लव की. ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन. उसके अंदर कोई भी पश्चाताप नहीं होता अपने, यदि वो किलिंग कर दे अपने ही पेरेंट्स की, माता पिता की या बच्चों की. ही वॉज ऑलवेज आउट ऑफ कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल. ऐसा माना जाता था इन लोगों के द्वारा कि ही वॉज ऑलवेज आउट ऑफ कॉज. वो बिना मतलब के क्या करता है, फैलाता है. क्या फैलाता है, वरी, चिंता लोगों में, एंड वायलेंस, और हिंसा,
अमंग इनोसेंट, किन लोगों के बीच में, जो लोग बहुत ही जैसे हैं इनोसेंट हैं, निरी हैं, एंड इग्नोरेंट, जो अनएडुकेटेड हैं, ऐसा लोगों का मानना था। इनमें ये लोग क्या करते हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, ये क्या फैला देते हैं, इनमें चिंता और भय व्याप्त कर देते हैं। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर, इस प्रकार के जो विचार थे ये सभी जगह पर पावरफुल थे। एल्स इन साउथ इंडिया एट द टाइम ऑल्सो, है ना, बिसाइड्स इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया को छोड़ करके, ऐसा नहीं है साउथ इंडिया में, इस साउथ इंडिया के अलावा और सभी जगह यही विचार प्रिवेल्ड थे, इस तरीके के विचार थे। एट द टाइम ऑल्सो naturally floated about vaguely very fast among the खादी clad poets of Gemini Studio। अब जब ये सब जगह इस तरीके के विचार जो फैले हुए थे, तो इस तरीके के विचार जो थे नेचुरली किस में आ गए, खादी क्लैड पोइट्स, जो खादी पहनने वाले जो पोइट्स थे जेमिनी स्टूडियोज़ के, उनके भी ऐसे ही विचार हो गए कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, इसके जो हमको एविडेंसेस, इसके जो सबूत थे हमको आगे मिल रहे थे। व्हेन फ्रैंक बुचमैन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग, एक फ्रेंच बुचमैन नाम के जो एक रीआर्मामेंट आर्मी थी, जो एक 200 दलों का जो 200 लोगों का एक जो दल आया था, विजिटेड मद्रास समटाइम्स इन 1952, उन्होंने मद्रास को 1952 में विजिट किया। They could not have found a warmer host in India than the Gemini Studio। उनको जेमिनी स्टूडियो से ज़्यादा कहीं और क्या नहीं मिल सकता था, और ज़्यादा वेलकम नहीं मिल सकता था, मेज़बानी नहीं मिल सकती थी। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, ये जो 200 लोग आए थे, कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सर्कस वाले लोग हैं। दे वर नॉट वेरी गुड एट द ट्रेपेजी जिम्नास्टिक्स एंड देयर एक्वेंटेंसेस, वो ये जिम्नास्टिक, हालांकि ऐसा कहा लोगों ने कि अंतर्राष्ट्रीय सर्कस के ये लोग हैं, लेकिन वो जिम्नास्टिक में बहुत ज़्यादा क्या नहीं थे, कलाबाजी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे। और देयर अक्वेंटेंस, और जो उनका परिचय था विद एनिमल्स, जानवरों के साथ, ऐसा लगता था वॉज ओनली एट द डिनर टेबल, के खाने की टेबल तक ही सीमित था। मतलब खाने में वो सब लोग ये चीज़ों को खाते थे, लेकिन ऐसा ज़्यादा कोई वो फैमिलियर नहीं थे किससे, इन जानवरों से। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेस, लेकिन उन्होंने क्या किया, दो जो नाटक थे जिनको उन्होंने दर्शाया यहाँ पर आकर के जेमिनी स्टूडियो में, इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, बहुत ही व्यावसायिक तरीके से उन्होंने इनको, वेल ट्रेंड तरीके से इनको, इन नाटकों को जेमिनी स्टूडियो में प्रदर्शित किया। द जॉथम वैली, इनमें से एक जो प्ले था जिसका नाम था जॉथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, और दूसरा जो प्ले था द फॉरगॉटन फैक्टर। ये दो प्ले इन व्यक्तियों के द्वारा, जो ये बुचमैन्स की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी आई थी, इन्होंने प्रदर्शित किए। रैन सेवरल शोज इन मद्रास, और इन्होंने मद्रास में इसके बहुत सारे शोज दिखाए, एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और इसके साथ बहुत सारे जो अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और दूसरे सिटीजन्स सिटी के उनके साथ में। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। ये जो दो प्ले थे, ये जेमिनी स्टूडियोज़ के जो फैमिली थी, जो 600 मेंबर्स थे जेमिनी स्टूडियो के, ये जो फिल्म प्रोड्यूसिंग एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें 600 लोग थे, और इन सब ने क्या किया, इन प्लेस को, दोनों प्लेस को बार बार देखा।